ऐसा क्यों है कि मुगलों ने हमारे देश पर 300 साल से ज्यादा राज किया? ऐसा क्यों है कि अंग्रेजों ने हम पे 200 साल से ज्यादा राज किया? ऐसा क्यों है कि जब भी कोई नए इन्वेंशन की बात आती है तो हिंदुस्तान का नाम हमेशा सबसे लास्ट में आता है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। एंड वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैट जीपीटी और उसके जैसे एआई टूल्स का यूज करके पैसे कमाना चाहते हो, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने लास्ट 1 महीने के अंदर 5.5 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी अर्न थ्रू चैट जीपीटी फुल मास्टर क्लास। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। ये इनिशियल 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए लिंक नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक एक एक करके सबने हिंदुस्तान को नोचने का काम किया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुगल क्रूअल ही थे, पर ज्यादातर ने हिंदुस्तान पर सिर्फ जुल्म ही ढाए। क्या आप जानते हैं कि 12th सेंचुरी से पहले मुगलों को कहीं हिंदुस्तान पे नामो निशान तक नहीं था? तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि इतने लंबे समय तक मुगल हम पे राज कर पाए? इसका जवाब मैं आपसे एक सवाल पूछकर देना चाहता हूं। अगर मैं आपके पैर काट दूं तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? आप बोलोगे कि हाँ शायद रह पाएंगे, बहुत सारे हैंडीकैप लोग रहते हैं। अगर मैं आपके हाथ काट दूं तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? आप कहोगे हाँ शायद बिना हाथ के भी पॉसिबल है जिंदा रहना। पर अगर मैं आपका सर काट दूं तो क्या तब भी आप जिंदा रह पाओगे? क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसका सर कटा और फिर भी वो जिंदा हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था हिंदुस्तान के साथ। बात करने वाला हूं मैं यहां पर मगध में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी की। मगध वही है जो आज का बिहार है, और ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसे बख्तियार खिलजी, जो कि एक टर्किश मुस्लिम जनरल था, उसने बेरहमी से जलाकर राख कर दिया। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया क्यों था? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा सोना था? हाँ, वो तो डेफिनेटली था, पर सिर्फ यही वजह नहीं थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अमीरी थी हमारा ज्ञान। वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी जिसकी वजह से इंडिया को सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता था। आज हम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, अलग अलग अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, पर एक वो वक्त था जब चाइना, जापान, यूएस, कोरिया, यूके, रशिया और दुनिया के अलग अलग कोनों से, बहुत से देशों से हजारों बच्चे इंडिया पढ़ने आते थे। और क्या पढ़ने आते थे? वो पढ़ने आते थे बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, यहां तक कि संस्कृत। आज अगर इंडियन स्कूल में कोई हिंदी में एक वर्ड बोल दे तो उसके ऊपर 500 रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। बट एक वो वक्त था जब बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले अब्रॉड के स्टूडेंट्स इंडिया में संस्कृत पढ़ने आते थे। आज भी जब आप स्टडी करने बैठोगे तो आपको बुद्धिस्ट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा मैथमेटिक्स और मेडिसिन के अंदर। आई नो अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि इसका उन सभी सवालों से क्या लेना देना जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा, पर उसके लिए आपका नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा और जानना बहुत जरूरी है। लगभग 5th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे कुमार गुप्ता। ये वही राजा थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रॉपरली फंडिंग भी की थी और उस समय इसकी देखभाल भी करते थे। सिर्फ यही नहीं, साल भर साल जैसे जैसे राजा बदलते रहते थे वो सभी राजा देखभाल करते थे इस नालंदा यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों से किसी तरीके की फीस नहीं ली जाती थी। ये सारी की सारी नॉलेज फ्री में लोगों को प्रोवाइड की जाती थी, चाहे वो इंडिया से आया हो या चाहे अब्रॉड से। यहां से आप समझ सकते हो इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशनल वैल्यूज के बारे में। हम एजुकेशन को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। आज अगर एक दो मियां बीवी मेहनत करके, काम करके पैसे कमा रहे हैं और अपने इकलौते बच्चे को भी किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो बड़े बड़े एजुकेशन लोन लेने पड़ जाते हैं। पर उस वक्त ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी फंडेड होती थी उस वक्त के राजा और गवर्नमेंट के द्वारा। लगभग 700 सालों से ज्यादा समय तक ये लाइब्रेरी सेंटर ऑफ नॉलेज कहलाई जाती थी। लाइब्रेरी के बेसिकली 2 सेक्शन होते थे, जिसमें पहला सेक्शन होता था मोनेस्टिक सेक्शन, जहां पर मॉन्क बनने के लिए पढ़ाया जाता था और ये दिखाया जाता था कि आप किस तरीके से एक बुद्धिस्ट स्कॉलर बन सकते हो। वहीं दूसरा सेक्शन होता था एकेडमिक सेक्शन, जहां पर और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। लाइब्रेरी के साइज और कॉन्ट्रीब्यूशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जिस वक्त इसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था उस वक्त इसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। ये इतनी किताबें थी कि अगर आप डेली एक किताब भी पढ़ो तो लगभग आपको 66 साल 66 ईयर्स से ज्यादा टाइम लग जाएगा सारी किताबें पढ़ने में। और ये वो किताबें नहीं थी जो 50 या 100 पन्ने की हो, ये एक एक किताब का ऑन एन एवरेज पन्ने लगभग 1000 होते थे। और 66 साल में भी आप इसको तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आप एक भी सैटरडे संडे की छुट्टी ना लो। जरा सोचो, नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ज्ञान का भंडार था जिसे 1200 ईस्वी में अगर बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया नहीं जाता तो हो सकता है 200 साल तक हमें अंग्रेजों की गुलामी सहने की जरूरत ही नहीं होती। हो सकता है कि 300 साल
साल तक मुगल हम पे राज नहीं कर पाते। हो सकता है कि दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन भी हमने ही बनाया होता। हो सकता है दुनिया का पहला टेलीफोन भी हमने बनाया होता। हो सकता है कि सबसे पहले चांद पर जाने वाले भी हम ही होते। और आज जो वर्ल्ड लेवल का रिकॉग्निशन इंग्लिश लैंग्वेज को है वो संस्कृत लैंग्वेज को होता। आई नो आपको मेरी बातें बहुत ज्यादा बचकानी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि क्या फालतू की बातें कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेल, अभी जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं उससे आपको मेरी बातों पे 100% यकीन हो जाएगा। आपने अक्सर कई जगह सुना होगा कि जीरो का इन्वेंशन इंडिया ने किया था, बट बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जीरो का इन्वेंशन हुआ था 5th सेंचुरी में, यानी कि लगभग 500 ईस्वी में। आज दुनिया भर में वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, पर योगा की शुरुआत भी इंडिया में हुई थी, वो भी 5th सेंचुरी के अंदर। आयुर्वेदिक नॉलेज से लेकर मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज तक ज्यादातर हमने इन्वेंट किए थे, पर गौर से अगर आप नोटिस करो तो ये सारे के सारे इन्वेंशन हुए थे लगभग 12th सेंचुरी से पहले। आपको शायद ही कोई ऐसा बड़ा इन्वेंशन याद होगा इंडिया का जो 12th सेंचुरी के बाद हुआ था। लगभग 1193 में बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी को जलाकर खत्म कर दिया था। पर ऐसा क्यों किया था? वेल, इट्स सिंपल, रिलीजियस इंटॉलरेंस। वो जानते थे कि नॉलेज इज द की टू विजडम। नॉलेज मतलब आपको फैक्ट्स का पता होना, और विजडम मतलब उन फैक्ट्स का यूज करके आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाओ। खिलजी जानता था कि जब नॉलेज ही नहीं रहेगी तो डिसीजन मेकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम बता दो जो अनपढ़ हो, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर, ये सब हाईली एजुकेटेड थे। और क्योंकि ये एजुकेटेड थे, इनको अपने राइट्स पता थे और इसीलिए इन्होंने गुलामी एक्सेप्ट नहीं करी। बख्तियार ये जानता था कि अगर सर झुक गए तो सर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो लोगों को मारने के बजाय उसने लोगों के वजूद को मारना चुना। लाइब्रेरी के राख होते कि 10 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान पे मुस्लिम राज शुरू हो गया। 1206 से एक एक करके मुस्लिम शासक सत्ता में आने लगे और 1536 से लेकर 1837 तक एक एक करके मुगलों ने हम पे रूल किया। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट को गौर से सुनना, नॉलेज इज द की टू विजडम। ये वो वक्त है जिस वक्त इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम इंग्लिश स्कूलिंग सिस्टम पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, पर हमारा गुरुकुल सिस्टम जो इससे बहुत ही ज्यादा बेहतर होता था उसके बारे में शायद ही कोई जानता है। और इसी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के चलते हम आज की डेट में इन्वेंटर्स या क्रिएटर्स नहीं बल्कि सिर्फ मास लेवल पे एवरेज वर्कर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि गुरुकुल का सिस्टम वापस से इंडिया के अंदर आना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप चाह सकते हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिटेल्ड मैनर में एक वीडियो में लेकर के आऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि चंद्रयान 3 मिशन की एज एन इंडियन सिटीजन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्यों इसके सक्सेसफुल होते ही इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही तगड़े लेवल का रिकॉग्निशन मिलने वाला है, तो अगर आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।